मैंने जीवन को पग पग पर रंग बदलते देखा है, पतझड़ के उजड़े उपवन को फिर से खिलते देखा है। ताल दे सांसों को धड़कन की हर प्राणी निष्प्राण है, हे मुक्तेश्वर महाकालेश्वर तू तो करना निदान है। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा ऐसा टैलेंट है जो कहीं ना कहीं हिडन रहता है और सच न्यूज़ नेटवर्क की एक कोशिश रहती है लगातार जम्मू कश्मीर का जो हमारा हिडन टैलेंट है और जो ऐसा टैलेंट है जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बाकमाल काम किया है। नाम उनका हर कोई जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके काम को लेकर कहीं ना कहीं लोगों तक अभी तक जो जानकारी पहुंचनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाई है। तो फिलहाल आज की बात करें तो भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर के मल्टी टैलेंटेड एक आर्टिस्ट हमारे साथ है जिनका नाम डॉक्टर रमेश कुमार भट्ट है। और एक और नाम जो आपने ज़्यादा सुना होगा वो है डॉक्टर रमेश निराश जी, जिनको राइटिंग की दुनिया में एक बहुत अच्छा नाम माना जाता है। और मुझे लगता है ऐसा कोई राइटर नहीं होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो इनके नाम को नहीं जानता होगा, इनके काम को नहीं जानता होगा। बहुत सारा काम इन्होंने राइटिंग में किया है और मल्टी टैलेंटेड है। और मल्टी टैलेंटेड मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, राइटर भी हैं, पोइट हैं, इसके साथ साथ म्यूज़िक कंपोज़र हैं। और एक छोटे मोटे म्यूज़िक कंपोज़र नहीं है, आपको बता दें एक अप्रूव्ड म्यूज़िक कंपोज़र हैं बाय प्रसारण भारती और दूरदर्शन। इसके साथ साथ रिसेंटली अभी इनको एलजी मनोज सिन्हा द्वारा जो है ऑनर भी किया गया है और रिसेंटली इनको अवार्ड मिला है, अनसंग नेशनल हीरो अवार्ड, जो आप बखूबी मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर ये अवार्ड है। तो काफ़ी सारी अचीवमेंट जो है वो सर ने अपनी लाइफ में की है, कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी है और हाल ही में इनकी 3 बुक्स जो है वो भी रिलीज़ हुई है। कश्मीरी में इन्होंने लिखा है, इसके साथ साथ हिंदी में इन्होंने राइटिंग की है, इंग्लिश में कई सारी पोइम्स जो है वो सर ने लिखी हैं। तो ये सारा काम जो है वो सर ने किया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और आपको भी इनसे रूबरू कराते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। सभी देखने वालों का हार्दिक अभिनंदन मेरी तरफ से, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। जी जी जी। आपका नाम सर डॉक्टर रमेश कुमार भट्ट और डॉक्टर रमेश निराश दोनों नाम हैं आपके, दूसरा नाम कैसे और इसमें जो निराश है उसका मतलब क्या, मैं चाहूँगा वो पहले आप बताएं। अवश्य। निराश अर्थात आशा का जन्म जहाँ से होता है। जी। हर रात के बाद दिन होता है, अर्थात हर निराशा के बाद आशा का सूरज उगता ही उगता है। ये लगभग 75 की बात है। मैं 10th के क्लास में था। 75 से 78 हो सकता है, 80s तक हो सकता है कि मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी तथ्य के हिसाब दिन भगवान, अर्थात कि मैं वहाँ भगवान को क्या जवाब दूंगा। ये भी आपने 70 और 80 के बीच में, 75 और 80 के बीच में लिखी है। और जहाँ तक मुझे जानकारी तब आप क्लास 10th में थे। मैं क्लास 10th में तब था। और हमारे कश्मीर के नहीं, भारत के बहुत बड़े सुप्रसिद्ध राइटर दीनानाथ नादिम साहब, स्वर्गीय दीनानाथ नादिम जी, वो मेरे स्कूल में प्रिंसिपल थे। तो जब उन्होंने मेरी कविता पुस्तक पढ़ी तो वो कहते कि वो क्या होता है कि क्या जवाब दोगे भगवान को, इसका अर्थ क्या है। तो तब से मैं आज तक वही क्वेश्चन का रिप्लाई आंसर ढूंढता रहता हूँ। और ये बुक मैंने भी 3 साल पहले 2017-18 में की थी बुक इसको। तो ये बुक मेरे पास यही है पर है, इसका नाम है रुमन रुमन रे। तो इसमें वो है कि क्या हिसाब दूंगा भगवान को। ये जो फर्स्ट आपका रहा, ये जो मेरी 75 में बुक छपी थी उसकी एक कविता मैंने इस लेटेस्ट बुक में डाल दी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा पता लगा था कि ये जो हम कहते हैं कि क्या हिसाब दो भगवान को, तो भगवान है कहाँ। तो ये आपके माइंड में कैसे आया कि लाइक इसी टॉपिक पे लिखना चाहिए। ये बेसिकली बहुत लंबी कहानी में अमरनाथ जा रहा था। मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं 18 बार अमरनाथ के दर्शन कर चुका हूँ। तो एक बार मुझे वहाँ एक फ़कीर साधु मिले, तो वो चल रहे थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी। तो हम जैसे बोलते जय बोले शंकर, जय बोले शंकर। तो कश्मीरी में हम कहते थे भगवान दर्शन, हाँ भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। तो उसने कहा ये भगवान क्या होता है।
उसी साधु जी ने पूछा, तो राइटिंग का तो मुझे माँ के गर्भ से ही था, तो मैंने वही एक लाइन ये लिखी थी, थर थर शम शंकर यदवलाल पानस तत् क्या हिसाब दें भगवानस, अर्थात हे मेरे शिव शंकर, मैं काँप रहा हूँ ऊपर से नीचे तक कि मैं वापस आकर तुम्हें क्या जवाब दूंगा। तो यहाँ से शुरुआत होगी इस टॉपिक पे लिखने की, जो अभी निरंतर अभी तक चलता आ रहा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है तकरीबन 50 साल से ज़्यादा आपको होने वाले हैं राइटिंग करते हुए अभी तक, और कई सारे इसमें प्रोफेशन भी आए। मुझे अगर मेरे वास्तव में कहा जाए तो मुझे लगता है कि माँ के गर्भ से ही 3 साल की उम्र से ही मैं लिखता आ रहा था छोटा छोटा, लेकिन हाँ 75 के बाद इसको पुस्तक की शेप मिल गई कि जो 75 मैं पहली पुस्तक तत्का हिसाब ने भगवान से लिखी, उसको एक आकार मिल गया। उससे पता लगा कि हाँ ये नेचुरली अब तब से अभी तक तो लिखता ही आ रहा हूँ। लगभग 17 या 16 या 18 किताबें, क्योंकि वो सब जल गई कश्मीर में। तो अब जो उसके बाद यहाँ है वो है मेरे पास 10-15 किताबें, लेकिन जो उससे पहले मैंने लिखी थी वो दुर्भाग्यवश उसका तब बचपना भी था, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था, वो जल गई। ये तथ्य का हिसाब दिन भगवान भी वही जल गई थी बुक। तो उसके बाद लिखते रहे, अभी तक ये सफ़र चलता आ रहा। उसके बाद मैंने अनेक डिपार्टमेंटों में जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब भी की। बीच में सुनने के लिए मिला था कि आप पंजाब में भी रहे काफ़ी समय बॉर्डर पर। लगभग भारत का हर एक कोना जहाँ मैंने जॉब किया, क्योंकि उसका रीज़न है कि मैं नवोदय विद्यालय में था। और नवोदय विद्यालय गांव में स्थित होता है हर जगह, ये आवासीय विद्यालय है। तो हमारी ड्यूटी ऐसी होती है, हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहते हैं, शिफ्टिंग होती है। और उसका बड़ा रीज़न है कि मैं नवोदय विद्यालय में पहले हिंदी टीचर लगा, फिर मैं इंग्लिश टीचर लगा, फिर कुछ कारणवश यहाँ कुछ के बाकी की बात तो मैं म्यूज़िक टीचर लग गया। और म्यूज़िक टीचर के नाते मुझे हर जगह सिखाने जाना पड़ता था। तो लगभग कहाँ नागपुर, कहाँ मिज़ोरम, कहाँ ये मतलब आना जाना ही लगा रहता था। हाँ पंजाब में मैं कंटिन्यूसली 12 से 14 साल रहा। 12 से 14 साल। वहाँ एक जगह है ब्रिंखेड़ा, तो वो बच्चे ब्रिंखेड़ा वाले इस समय देख रहे होंगे हमारा ये वार्तालाप जो हम आपस में कर रहे हैं। तो बहुत प्यार मिला पंजाब से। वहाँ मैंने कुछ पंजाबी गाने भी लिखे, क्योंकि जब मेरी पंजाबी लैंग्वेज नहीं है। जब मैं लद्दाख में था तो मैंने लद्दाखी में भी लिखा, लेकिन उसको मैं यही नहीं मान सकता कि मैं लद्दाखी राइटर हूँ या मैं पंजाबी राइटर हूँ। क्यों? वो मैंने उनकी हेल्प के साथ लिखा, उनसे हेल्प लेकर लिखा, अगर मैं कई वर्ड उस तरह फंसता था। लेकिन कश्मीरी, हिंदी और इंग्लिश तो ये तो मेरे जन्म से ही मेरे साथ है। और पिछले 3 सालों से जब से मेरी रिटायरमेंट हुई तो तब से कुछ कश्मीरी के प्रति मेरा ज़्यादा मोह बढ़ गया, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल मानना है कि मेरी जन्मभूमि जो है कि मुझे उसका कर्तव्य मैंने अभी तक नहीं निभाया। जिस माटी ने मुझे जन्म दिया, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ कि मैंने उसके लिए क्या किया। तो हमारी बहुत फेमस पोइटस ललदद है कश्मीर की, ललेश्वरी जिसका नाम है। हमारे भारत के सुप्रसिद्ध कवि कबीर, सूरदास, तुलसीदास, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है मुझ पर। तो मेरी कोशिश, मेरा प्रयास है कि मैं वो लिखूं जो मेरे जीवन में बीता है। मैं वो नहीं लिखता जो मैंने किसी से सुना है। जैसे अभी हमारी ये पुस्तक अभी रिलीज़ हुई, स्वरंदरा पुस्तक हिंदी वाली, तो ये गवर्नर साहब के हाथों से रिलीज़ हुई है अभी। तो इसमें जो लिखा है ऐसा कोई मतलब गीत, काव्य या शब्द नहीं इसमें जो मैंने ऐसा लिखा जो इस तरह लिखा हो। वही लिखा जो मेरी अनुभूति है। और बड़ी मज़े की, हाँ मज़े की बात यह है कि मेरी एक बुक का नाम भी अनुभूति है। मुझे आपसे बात करते करते याद है कि मेरी एक बुक आज से 20 साल पहले छपी, उसका नाम भी अनुभूति है। जैसे ये पुस्तक, इसमें एक अष्टदश माला है। जी जरूर, मैं चाहूँगा हमारे ये अष्टदश माला है। अष्टदश माला अर्थात 10 और 8, 18। तो ये अब ये मैं नहीं कहूँगा भाई उसमें
गीता के 18 अध्याय है, वहाँ से लिया या कुछ, लेकिन यह ताल दे सांसों को धड़कन की, ताल दे सांसों को धड़कन की, हर प्राणी निष्प्राण है। ये कोरोना काल में लिखी है। ताल दे सांसों को धड़कन की, ताल दे सांसों को धड़कन की, हर प्राणी निष्प्राण है। हे मुक्तेश्वर महाकालेश्वर, तू तो करना निदान है। ये अब भी वही सफर चल रहा है कि जो मैंने कहा कि क्या हिसाब दूं ईश्वर को, सिर्फ शब्द बदल गए, भाव अभी वही है कि मुक्ति दाता हे चक्रेश्वर, धरती अंबर डोल रहा, विष सांसों में हे परमेश्वर, पल पल मेरे गोल रहा। हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, स्वर्ग बना शमशान है। ताल दे सांसों को धड़कन की, हर प्राणी निष्प्राण है। उस समय जो मैं सेवा कर रहा था, अब बात यहाँ आ गई तो बात निकल आई। कोरोना काल में ये वैसे कहना नहीं चाहिए अपने आप का खुद गुणगान करना, तो मैंने तन मन से सेवा की लोगों की कोविड के टाइम में। तो उस समय जो मैंने देखा, जो महसूस किया, वो मैंने अपने कलम के द्वारा शब्दों से यहाँ उसका वर्णन किया है। ये जीवन चलता आ रहा है। बाकी इतने सालों से दूरदर्शन से जुड़ा हूँ, रेडियो से जुड़ा हूँ, स्टेज से जुड़ा हूँ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और भी बड़े प्रोफेशनल में कोरियोग्राफी से जुड़ा हूँ। कोरियोग्राफी लगभग पिछले 35 साल से जितने भी गाने मैंने नेशनल में किए, तो सभी में मैंने गीत अपना लिखा, कोरियोग्राफी अपनी की, म्यूज़िक तो नेचुरली अपना है ही, क्योंकि वो तो आपने जैसे पहले ही कहा आकाशवाणी का अप्रूव्ड म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, तो वो तो म्यूज़िक तो जन्म से ही मेरे साथ है। क्षमा करें मैं आपको नहीं कोई बात नहीं। आपने शुरुआत करी एक टीचर के साथ, फिर आपने हिंदी भी पढ़ाया, इंग्लिश भी पढ़ाया, उसके बाद एज अ म्यूज़िक टीचर आपने काम किया, फिर एज अ म्यूज़िक कंपोज़र कब ऐसा कुछ चेंज आया कि एज अ म्यूज़िक कंपोज़र आपने काम करना शुरू कर दिया? और जो साथ में बड़ा सवाल है, आप एज अ म्यूज़िक कंपोज़र और अपनी जो प्रोफेशन है राइटिंग, दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? म्यूज़िक हमारे सोल की अर्थात आत्मा का फूड है जी। म्यूज़िक व्यक्ति सीखता नहीं, हाँ गुरु तो चाहिए, बिना गुरु के तो कुछ नहीं होता, तो गुरु तो चाहिए। लेकिन जब मैं हिंदी टीचर था तो तब भी मेरे भीतर म्यूज़िक था, क्योंकि मेरा दिल जो धड़कता वो म्यूज़िक ही है। प्रत्येक व्यक्ति का दिल जो धड़कता वो संगीत ही है। अगर दिल की धड़कन में थोड़ा सा उल्टा हो जाए तो आदमी की डेथ ऑन स्पॉट हो जाती है। दिल धड़कने को ही संगीत कहते हैं। तभी मैंने लिखा था ताल तो सांसों को धड़कन की, क्योंकि जब मैं मरते हुए लोगों को देख रहा था, मैं इनकी ताल में इनको धड़कन रखो कि ताकि ये बच जाए। उसके साथ मैं दिव्यांगों के साथ जुड़ा हूँ, सेवा भाव मेरा बचपन से ही रहा है। इसको भी हम यही समझ सकते हैं 50 साल से ऊपर से दिव्यांगों की सेवा में मैंने अपना जीवन पूरा बिताया है। और मेरे परम गुरु आदरणीय श्री चांद नारायण भट्ट, जो इसमें दिल्ली में रहते हैं, वो भी दिव्यांग है, लेकिन जो भी मेरे पास है वो मेरे गुरु का आशीर्वाद है। एक सवाल है सर, जो काफ़ी सारे यंग बच्चे हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनका सवाल है राइटिंग में काफ़ी बच्चे आना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं। जैसे आपने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, एलजी सर से आपको अवार्ड मिला है और कई सारे अवार्ड्स आपने हासिल करे, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी। तो बहुत सारे यूथ आपसे इंस्पायर होते हैं जो राइटर बनना चाहते हैं, पोइट बनना चाहते हैं। लेकिन जो सवाल था उनका वो थोड़ा सा अलग था, जो मैं अभी आपसे करूँगा। उनका सवाल ये था कि जब हम राइटिंग की तरफ जाते हैं, सुनने में ये आता है कि राइटिंग में एक अच्छा फ्यूचर नहीं है। जैसे हम सोचते हैं कि एक अच्छा राइटर बनेंगे, एक अच्छी अर्निंग होगी, लेकिन अच्छी अर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती। कई सारे राइटर जो है, कोविड के टाइम की बात करें तो उनको घरों में ही बैठना पड़ा था। इस चीज़ को लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे यंग लोगों को? जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, मेरे खासकर मेरे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बात उन तक ज़रूर पहुँचेगी। एक नहीं, 100 नहीं, हज़ारों हमारे विद्यालय में पढ़ते पढ़ते राइटर बन चुके हैं। हाँ, मैंने कहा ना, गुरु की आवश्यकता। ग मने अंधेरा, र मने रोशनी, जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए।
फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है राइटिंग में। जी। लेकिन अगर कोई चाहता कि मैं इसमें अरबपति बनूं, मैं लखपति बनूं, पहले राइटिंग जो है ये सरस्वती है, और हमारे हिंदू धर्म के हिसाब लक्ष्मी और सरस्वती तो एक जगह रहती नहीं। अब अगर कोई सरस्वती का पुजारी है और कोई राइटर बनना चाहता है, तो पहले तो उसको अपने भीतर वो प्रकाश पैदा करना है जी। कि उसकी राइटिंग में वो चीज़ पैदा हो जाए कि अगला आदमी, जितने भी राइटर आज तक हमारे हो, चाहे उमर खुसरो था, चाहे गालिब था, चाहे कोई था, क्या हम समझते कि गालिब अपने ज़माने में बड़ा फेमस था और उसने बड़ा रुपया कमाया? नहीं। किसी ने नहीं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो इस फील्ड में आना चाहते वो अवश्य आए, मगर ऐसा न समझे कि मैं बन गया और मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे तो अब 60 साल के बाद पता लग रहा है कि मैं तो अभी तक बचपना कर रहा था, मैं लिखता क्या बकवास था। जी। मैंने एक बार गाना लिखा था अपने थिएटर में, 91 या 92 की बात है। उस समय हमने 1.5 लाख रुपया वहाँ पर वो जमा किया था, गाना लिखा था मैं, ये था ओ हसीना जाने जाना। ओके। अब अगर आज मुझे कोई कहेगा तो मुझे लगता है मैं ये क्या पागलपन लिख रहा था। राइटर जो हमारे यंग जनरेशन है, अब जैसे भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, जो भी हमारी यंग जनरेशन है ये ना कहे, हाँ वो उनके लिए प्रोफेशन और सारे हैं, अगर इसी प्रोफेशन में जाना चाहते वो भी बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि इसमें आगे कोई मकाम नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो दिल से राइटर होता है, जो अपनी आत्मा से राइटर होता है, वो कभी ये सोच के राइटिंग नहीं करता कि इसमें मुझे क्या मिलेगा। वो मस्त मौला होता है। मस्त मौला अर्थात जैसे मैं भी कहूँगा, पहला क्वेश्चन आपका था कि निराश क्यों नाम है। घोर तिमिर का, तिमिर मने अंधेरा, घोर तिमिर का भोर अरुण से। घोर तिमिर का थोड़ी शुद्ध हिंदी है, भोर अरुण से आलिंगन होने वाला है, दिव्यता की किरणों से सुरभित मन दीपों की माला है। अर्थ ये है कि घोर मतलब बड़ा खतरनाक अंधेरा, भोर मने सूर्य उदय, अरुण मने सूर्य, आलिंगन होने वाला है, वो आपस में गले मिलने वाले हैं, दिव्यता की किरणों से सुरभित। दिव्यता डिवोशनल किरणें हैं, मन दीपों की माला। आपके भीतर फिर तो ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश है। जब आप एक जगह आपको देखोगे कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि ये जो है प्रेम प्रवाह, इस प्रेम प्रवाह की शीतल धारा जो है वो सप्त सिंधु के कण कण में है, सप्त सिंधु भीतर। यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, अर्थात जो बाहर आप देख रहे हो वही अंदर भी है। तो जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं, राइटर है, पहले तो सबसे पहले गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाई, बलिहारी गुरु आप थे जो गोविंद दियो बताई। सबसे पहले उसको गुरु के पास अपने आप को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि रास्ता दिखाएगा ना। जितने भी अच्छे अच्छे राइटर हुए, बेशक उन्होंने पैसे कमाने के लिए लिखा, तमा लोगे। बिल्कुल। मैंने भी ऐसे एक नहीं हज़ारों गीत लिखे, क्योंकि मुझे जाना पड़ता था खासकर 15 अगस्त और 26 जनवरी में दिल्ली में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो मेरा सौभाग्य, हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन तब मैं ये वाली कविता नहीं लिख सकता था, इस तरह नहीं लिख सकता था। तब मुझे अकॉर्डिंग टू उनके लिखना पड़ता था। तब मैं लिखता था सीधा, अवरल बहती धाराओं का मनमोह के शोर, कहीं पे देखो कोयल गाए, कहीं पे नाचे मोर। जो सभी के समझ आ जाए एक सेकंड में। यहाँ जैसे मैंने चल वीर उठ, आज 26 जनवरी मनाना है। तो उसी तरह जैसे एक मेरा गाना यहाँ बहुत सांबा में था, आया आया 15 अगस्त आया, चलो झूमे नाचे गाए। तो वो एक अलग चीज़ है, वो मेरा वहाँ प्रोफेशन था, मुझे पैसे कमाने थे। लेकिन मेरी रिटायरमेंट के बाद ये सब बदल गया। अब मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ, अब मैं वही लिखता हूँ जो मेरी आत्मा को पाता है, जो मेरे मन को। जैसे मैंने जीवन को पग पग पर रंग बदलते देखा है,
पतझड़ के उजड़े उपवन को फिर से खिलते देखा है। क्या बात है। तो ये आज ये है, कल वो हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता। मृगनयनी नैनों का काजल नीर में घुलते देखा है, मैंने जीवन को पग पग पर रंग बदलते देखा है। तो यहाँ पर एक मैं आपको हाँ? रोकना चाहूँगा। जरूर, एक अभी रिसेंट कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप राइटिंग कर रहे हैं? वैसे तो कई सारे टॉपिक्स पे आपने बहुत अच्छा लिखा है, बाकमाल आपने लिखा है। अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो किन टॉपिक्स के ऊपर आप राइटिंग अभी करने की सोच रहे हैं जब भी आपने स्टार्ट किया है? मैं ईश्वर का ही कुछ होता है। जितने भी राइटर है, ये मेरा पर्सनल अपनी मन की बात है, जितने भी राइटर होते हैं उन पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है। राइटर अपनी इच्छा से नहीं बनता, सीख के नहीं बन सकता। गुरु बहुत ज़रूरी है, वो तो रास्ता दिखाएगा भाई, यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे, चलाने वाला। लेकिन एक मेरा है शोध कार्य चल रहा है कि अगर हम इस समय बैठे भी आपपुर में जी, अगर हम दोनों इस समय बैठे तो इस समय जो काल है, काल अर्थात समय, जो इस समय है, समय तो किसी के वश में नहीं है, लेकिन इस समय की परिभाषा को कैसे हम परिभाषित करें। एक मैं लिख रहा हूँ उसको स्वर योग, शिव स्वर योग कहते हैं। लगभग 900 पेजों की पुस्तक है ये। 900 पेजेस। तो इसमें जितने भी, जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं इसमें वो फ्यूचर नहीं होता बच्चे, जी। वो सबके साथ है। मेरी भी वो बुक इसीलिए पढ़ी क्योंकि उसमें लाखों का खर्चा है, ओके। इसलिए पढ़ी है। तो मैंने भी अधूरी छोड़ के रखी, क्यों? ये भी जो भी हो रहा है, जो भी सृष्टि में हो रहा है, जैसे कल एकादशी थी, तो एकादशी क्यों थी ये उसमें मैंने क्लियर किया हर जगह। राइटिंग में ये मैंने क्लियर किया कि क्यों उस दिन सूर्य किस दिन कब चढ़ता है, क्यों चढ़ता है। क्योंकि सूर्य हमारे भीतर है, वो वाला सूर्य नहीं जिसको हम योग की भाषा में इंगला पिंगला और सुषमना कहते हैं। ओके। सूर्य हमारे भीतर है, सांस हमारे भीतर है। तभी कहते हैं कि सांस सांस में राम रमा है। जब सांस खत्म हो जाएगा तो राम भी खत्म। जी। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं इस लेखन क्रिया में जो रुचि रखते हैं, वो मेरी विनम्र उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर, वो ये न सोचे कि इसमें तो पैसा नहीं मिलता। जी। पैसा भी मिलेगा, क्योंकि मैं भी तो जॉब ही कर रहा था, मैंने भी तो पैसा ही लिया। जी जी जी, बिल्कुल। मैं भी तो जब, हाँ, हर राइटर जो है, हर राइटर का लिखने का अंदाज़ अलग होता है, हर राइटर का सोचने का अंदाज़ अलग होता है। कोई विरह गीत लिखता है, कोई प्रेम गीत लिखता है, कोई कुछ लिखता है, अलग अलग। लेकिन हर नई जनरेशन से, नए युवकों से मैं अनुरोध करूँगा, आप लिखते रहो। इससे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या बात है। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर और बहुत सारी बातें हमने आपसे सीखी। और आई होप हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको भी ये कन्वर्सेशन जो है बहुत अच्छी लगी। तो फिलहाल एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमारे साथ बातचीत में डॉक्टर रमेश निराज जी थे। जम्मू कश्मीर के एक जाने माने राइटर हैं, पोइट हैं, एक डॉक्टर भी हैं और मल्टी टैलेंटेड है आप कह सकते हैं। और बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हमारा रहा। और इस कन्वर्सेशन को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जो युवाओं का सवाल था वो भी मैंने सर से करने की कोशिश करी और इन्होंने बताया कि राइटर जो है उसमें राइटिंग प्रोफेशन में सब कुछ जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन एक समर्पण अगर आपका अपने प्रोफेशन को लेकर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिलहाल इस कन्वर्सेशन को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के कौन से जाने माने कलाकार से, राइटर से, जाने किसी व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।